नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हमारा 17वां लेक्चर चल रहा है, जो कि है भारतीय कृषि। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति को डिटेल में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। दोस्तों, हरित क्रांति को शुरू करने से पहले हम जो भारत में मुख्य क्रांतियाँ हैं उनके नाम और वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है तथा उनके कौन कौन से जनक हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारत में जो कृषि क्रांतियाँ हैं, सबसे पहली जो क्रांति हैं वो हैं हरित क्रांति, जो कि खाद्यान्न क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसमें गेहूँ, चावल, बाजरा ये सब चीज़ें आती हैं। इसके जनक की बात करें तो ये स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन इसके जनक हैं। इसके बाद में आती है पीली क्रांति, जो कि तेल बीज उत्पादन, विशेषकर सरसों यानी कि मस्टर्ड और सूरजमुखी से जुड़ी हुई है। इसके जो जनक हैं वो हैं सेम पित्रोदा। इसके बाद में अगली क्रांति आती है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन। इसमें फ्रूट्स, हनी एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी क्षेत्र से जुड़ी हुई है। इसके जो जनक हैं वो है निरफाक टूटेज। अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति, जो कि प्याज उत्पादन, औषधि और झींगा उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके जनक हैं दुर्गेश पटेल। इससे अगली क्रांति है लाल क्रांति, जो कि मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके जनक हैं विशाल तिवारी। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति, या इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई है। और इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि श्वेत क्रांति की जो जनक हैं वो कौन है, तो वो है वर्गीस कुरियन। इसके बाद में अगली क्रांति आती है भूरी क्रांति, जो कि चमड़ा, कोको और गैर पारंपरिक उत्पादों से जुड़ी हुई है। इसके जनक हैं हीरालाल चौधरी। अगली क्रांति है नीली क्रांति, जो कि मछली उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके जनक हैं डॉक्टर अरुण कृष्णन। इससे अगली क्रांति आती है रजत क्रांति, जो कि अंडा उत्पादन और कुक्कुट उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके जो जनक हैं वो हैं इंदिरा गांधी। इससे पहले एक नीली क्रांति भी है, जो कि पहले हमने पढ़ चुके हैं, गोल्डन रिवॉल्यूशन। इसके बाद में अगली क्रांति है गोल्डन रिवॉल्यूशन। ये फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इसके जनक कौन है? निरफाक टूटेज। अगली क्रांति है सदाबहार क्रांति, जो कि संपूर्ण रूप से कृषि के उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके जो जनक हैं वो है एम एस स्वामीनाथन। अगली क्रांति है प्रोटीन क्रांति। उच्च उत्पादन दूसरी हरित क्रांति पर आधारित तकनीक है, यानी कि जो पहली हरित क्रांति थी उसके बाद में जो दूसरी हरित क्रांति थी उसमें प्रोटीन क्रांति को शामिल किया गया, यानी कि ऐसी फसलों का उत्पादन करना जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, लाइक जैसे दालें, इनको शामिल किया गया। इसके जो जनक हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी और एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, जो कि पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद में अगली क्रांति है रजत फाइबर क्रांति, जो कि कपास से जुड़ी हुई है। अगली क्रांति है ग्रे क्रांति, जो कि उर्वरक से जुड़ी हुई है। गोल क्रांति, जो कि आलू से जुड़ी हुई है। और काली क्रांति, जो कि पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये थी इम्पोर्टेंट क्रांतियाँ जो कि हमने पढ़ी है। इसके कौन कौन से जनक हैं और किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। आपको पूरी याद नहीं रखनी है, आपको याद रखनी है एक तो हरित क्रांति याद रखनी है, एक प्रोटीन क्रांति जो कि हरित क्रांति का ही दूसरा पार्ट है। इसके अलावा आपको एक श्वेत क्रांति याद रखनी है और एक आपको याद रखनी है सदाबहार क्रांति। तो ये 4-5 क्रांतियाँ आपको याद रखनी है। अब आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं हरित क्रांति को। तो चलिए शुरू करते हैं हरित क्रांति के बारे में। दोस्तों, हरित क्रांति की अगर शुरुआत की बात करें तो 1960 के दशक में नॉर्मन
नॉर्मन बोरलॉग जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे। ये थे दक्षिण अमेरिका के एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत की। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 1970 के दशक में इन्होंने क्या किया कि उच्च उपज देने वाली किस्मों यानी कि ऐसे बीज तैयार किए जो कि नॉर्मल जो बीज उत्पादन देता था उस बीज से ज़्यादा उत्पादन देने वाले बीजों को इन्होंने तैयार किया। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगर भारत में बात करें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की, तो इसका श्रेय जाता है एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मिला था और ये ही भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप बात करें तो गेहूं और चावल इनके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। दोस्तों उस समय तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल थी जो हरित क्रांति, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हैं, वो आगे चल के हम देखने वाले हैं कि इससे किस प्रकार से जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति थी वहाँ तो विकास हुआ, लेकिन जहाँ पर हरित क्रांति लागू नहीं हुई वहाँ पर जो हमारे किसान थे वो काफ़ी पिछड़ गए, यानी कि क्षेत्रीय असमानताएं काफ़ी बढ़ गई थी। इसके कारण क्षेत्रीय असमानताएं वर्ष 1967-68 तथा वर्ष 1977-78 की अवधि में भारत अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में आ गया था, क्योंकि हरित क्रांति के चलते हमारा जो उत्पादन है वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण हम अग्रणी देशों में शामिल हो गए थे जो कि कृषि का उत्पादन कर रहे थे। अब बात करते हैं हरित क्रांति के उद्देश्यों की। तो ये कुछ उद्देश्य थे दोस्तों लघु अवधि के लिए। देखिए दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब चल रही थी उस दौरान भारत में भुखमरी की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण हमें हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। यानी लघु अवधि के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी कि हमें उत्पादन बढ़ाना जरूरी था, ताकि हम हमारे जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का पेट भर सके, इतना अनाज उत्पन्न कर सके ताकि हमारी जो जनता है वो अच्छे से खाना खा सके। इसके बाद में अगर दीर्घ अवधि की बात करें तो ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, यानी कि कहने का मतलब यह था कि जो कच्चा माल था उसकी हमारे को ज़रूरत थी। क्योंकि हमें औद्योगिक विकास को आगे बढ़ाना था, और औद्योगिक विकास तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि उसको कच्चा माल नहीं मिलेगा। तो कच्चे माल के लिए हमें कृषि का आधुनिकीकरण करना था ताकि हमें कच्चा माल मिल सके और हमारा जो औद्योगिक विकास है वो बढ़ सके। इसके अलावा हरित क्रांति के दौरान हमें रोजगार बढ़ाने थे। इसके अलावा वैज्ञानिक अध्ययन और कृषि का वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी करना था, ताकि हम कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट भी कर सकें। अब भारत में हरित क्रांति की बात करते हैं तो 1943 की बात है दोस्तों। 1943 में भारत विश्व में सबसे अधिक खाद्य संकट से पीड़ित देश था। इसके कारण बंगाल में अकाल के कारण क्योंकि बंगाल में अकाल आ गया था, जिसके कारण लगभग 4 मिलियन लोग भूख के कारण मर गए थे। उसके बाद दोस्तों भारत ने अमेरिका से एक प्रोग्राम पे साइन किया जिसका नाम था PL 480 का मतलब है पीपल फॉर लिबरेशन। इसके तहत अमेरिका हमारे को यानी भारत को सस्ते दाम पर अनाज उपलब्ध करवाता था ताकि हम हमारी जनता का पेट भर सके। लेकिन दोस्तों 1962 की बात है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाता है, और युद्ध छिड़ने के कारण जो अक्साई चीन वाला जो एरिया था, अक्साई चीन, उसको चीन ऑक्यूपाई कर लेता है। लेकिन जब भारत की सेना आगे बढ़ रही थी, भारत की सेना उसको लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी जो अमेरिका था उसने इंटरफेयर किया और कहा कि यदि आप इस युद्ध को नहीं रोकोगे तो मैं आपका जो PL 480 प्रोग्राम है उसको बंद कर दूंगा।
इसलिए हमारी को ज़रूरत थी कि खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर हों। तो इसके लिए हमें हरित क्रांति की आवश्यकता पड़ी। तो जो MS स्वामीनाथन जी थे, उन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्में लेकर आए। इसके अलावा ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशकों, उर्वरकों के रूप में जो सुविधाएं थी वो किसानों को दी गई। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी थी वो भी प्रोवाइड की गई ताकि हम खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। हरित क्रांति में मोटे तौर पर गेहूं क्रांति, यानी हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से जाना है। क्यों? क्योंकि इसमें जो गेहूं और चावल, इन पर ज़्यादा फोकस किया गया ताकि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो सके। अब दोस्तों, इसके पॉजिटिव इफेक्ट तो पड़े काफ़ी, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी आगे चलकर हमारे को देखने को मिले। तो हम एक बार इस हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव पर नज़र डालते हैं। हरित क्रांति की सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके अलावा खाद्यान्न आयात में कमी आई, यानी कि हम जो इंपोर्ट कर रहे थे PL 480 के तहत अमेरिका से, तो उसमें भी कमी आई। किसानों को लाभ होने लगा। औद्योगिक विकास, क्यों? क्योंकि हमारे को जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो होने लगी, जिससे हमारा जो औद्योगिक विकास है वो भी होने लगा। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार बढ़ने लगा। लेकिन इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो है कि इससे गैर खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, इसमें केवल हमारी जो खाद्यान्न फसलें हैं वही शामिल की गई थी। इसके अलावा लाइक जैसे कपास, गन्ना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल नहीं की गई थी। तो जहाँ पर ये फसलें उगाई जाती थी उन किसानों को लाभ नहीं मिला, यानी कि एक प्रकार से क्षेत्रीय असमानता बढ़ने लगी। इसके अलावा जो HYV हाई बिल्डिंग वैरायटी वाले जो बीज थे वो उनकी सीमित कवरेज थी, यानी सभी किसानों के लिए अवेलेबल नहीं थे, और अगर अवेलेबल भी थे तो उनकी जो प्राइस है वो ज़्यादा थी, तो सारे किसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इससे क्षेत्रीय असमानताएं बढ़ने लगी, क्योंकि जहाँ पे हरित क्रांति थी वहाँ पे तो गेहूं और चावल जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ा, लेकिन जहाँ पे हरित क्रांति लागू नहीं हुई, यानी कि पूरे भारत में लागू नहीं हुई थी, ज़्यादातर जो नॉर्थ इंडियन स्टेट थे लाइक जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी पार्ट है वहाँ पर, तो वहीं पर सीमित रही है हरित क्रांति, जिसके कारण क्षेत्रीय असमानताएं उत्पन्न हो गई। रसायनों का अत्यधिक उपयोग होने लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इनका जो आदर्श अनुपात है वो 2:1:1 होने लगा, यानी 2:1:1, यानी 2 रेशो तो होनी चाहिए नाइट्रोजन के, फास्फोरस का 1 अनुपात होना चाहिए और पोटेशियम का 1 अनुपात होना चाहिए। लेकिन हरित क्रांति के समय देखा गया कि इसका जो रेशो था वो 8:2:2 देखा गया, जो कि अत्यधिक था, यानी कि रसायनों का उपयोग अत्यधिक होने लगा, जो कि आगे चलकर लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा। जिसका हरित क्रांति के कारण पानी की खपत, क्यों? क्योंकि जो गेहूं और जो चावल है उसको पानी की अधिक आवश्यकता रहती है, जिसके कारण पानी की खपत ज़्यादा होने लगी, जिसके कारण जो हरित क्रांति वाले जो राज्य थे लाइक जैसे पंजाब और हरियाणा, तो उनका जो वाटर टेबल था, यानी पानी का जो स्तर था ग्राउंड लेवल, वो गिरने लगा। इसके अलावा मृदा और फसल उत्पादन पर भी प्रभाव होने लगा, क्योंकि लगातार खाद्यान्न फसलें उत्पादन कर रहे थे, जिसके कारण जो भूमि थी भूमि की उर्वरता भी कम होने लगी थी। इससे बेरोजगारी उत्पन्न होने लगी, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, हमने पढ़े जो हरित क्रांति थे उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। अब हम देखते हैं कि भारतीय कृषि की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण भारतीय कृषि अपने जो फुल पोटेंशियल है उस पर काम नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, 3 समस्याएं हैं। पहली जो समस्या है वो है मानवीय समस्या, दूसरी है संस्थागत समस्या यानी कि इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, और तीसरी है तकनीकी समस्या है यानी कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स। मानवीय समस्याओं की बात करें तो दोस्तों, इसमें एक तो है जनसंख्या का दबाव, यानी कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है जिसके कारण कृषि में समस्याएं आ रही है।
दूसरा है सामाजिक वातावरण। सामाजिक वातावरण, अगर संस्थागत समस्या की बात करें तो संस्थागत समस्या में भी दो हैं। एक है खेतों का छोटा आकार, यानी कि जो हमारी जोतें हैं जिनमें हमारे जो किसान खेती करते हैं उनका आकार बहुत छोटा है। दूसरा है भू स्वामित्व प्रणालियाँ। इसके बाद में तकनीकी समस्याओं की बात करें तो इसमें चार हैं। एक है सिंचाई की कम सुविधाएं, यानी कि हर जगह सिंचाई की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। पुरानी कृषि यंत्रों का उपयोग, इसके अलावा उन्नत बीजों की कमी, जो हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो बीज हैं उनकी कमी। साख सुविधाओं की कमी, यानी कि लाइक जैसे लोन की सुविधाएं काफ़ी कम हैं, जिससे कि हमारा जो किसान है वो जब उसको खेती करनी होती है या फिर कोई कृषि यंत्र लेना होता है तो वो नहीं ले पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए लोन की सुविधाएं सीमित मात्रा में अवेलेबल हैं। अब हम मानवीय समस्याओं की बात करें तो मानवीय समस्या में हमने देखी थी कि एक जनसंख्या का दबाव और एक सामाजिक वातावरण। जनसंख्या के दबाव की बात करें तो दोस्तों विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र भारत का जो एरिया है वो 2.4% है, परंतु भारत में विश्व की जो कुल आबादी है वो 17.7% है। यानी कि इतने से क्षेत्रफल पर हमें इतनी आबादी का भरण पोषण करना है, और ये 2.4% जो भूमि है ये कुल भूमि है। इस पूरी भूमि पर भी कृषि नहीं होती है, इसका केवल 50% भूमि पर ही कृषि हो पाती है। देखिए दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। इसके 4% भाग पर चारागाह है। इसके अलावा 21% भाग पर वन और 24% भाग भूमि बंजर है। यानी कि 24% जो भूमि का भाग है वो बंजर है, 21% पर वन है, 4% पर चारागाह है, और इसके अलावा जो 51% है उसी पर केवल कृषि की जाती है। यानी केवल 51% भाग से ही हम 17.7% यानी कि लगभग 18% जनसंख्या का भरण पोषण करते हैं। सामाजिक वातावरण की बात करें तो सामाजिक वातावरण का मतलब है दोस्तों भूमि का बंटवारा। जैसे हमारे देश में ज़्यादातर जो संयुक्त परिवार है वो धीरे धीरे जो न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार हैं उसमें टूटने लगे। अब इसमें क्या होता है, लाइक जैसे इस एक परिवार के अंदर जैसे 4 बेटे हैं, अगर उनके 10 बीघा ज़मीन है तो इनमें बढ़ जाएगी, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 यानी कि एक के 2.5 है। यानी कि जो जोतों का आकार है, जोतों का जो आकार है वो घटने लग गया, जिसके कारण अब ये जो इंडिविजुअल किसान है वो यहाँ पर जो मशीनीकरण है वो नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि इसको इतनी सी ज़मीन से बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन यदि अगर 10 बीघा होती, यानी कि ये चारों मिलकर एक जगह करते तो यहाँ पर मशीनीकरण का लाभ उठाया जा सकता था। तो ये भी एक बड़ी समस्या है भारत में सामाजिक वातावरण। संस्थागत समस्याओं की बात करें तो दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको, खेतों का छोटा आकार होना और भू स्वामित्व प्रणालियाँ। खेतों के छोटे आकार की बात करें तो दोस्तों भारत में सीमांत जोतें, यानी कि जो कि 1 हेक्टेयर से कम है उनको बोलते हैं सीमांत जोतें, जो कि लगभग 67% किसानों के पास है। यानी 67% किसान केवल सीमांत जोत ही रखते हैं, यानी कि केवल 1 हेक्टेयर से कम उनके पास भूमि है। तो इसमें केवल वो जीवन निर्वाह खेती ही कर पाते हैं, यानी अपने परिवार के लिए उत्पादन ही कर पाते हैं। इसके बाद में लघु और छोटी जोतें जो कि 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक की होती है, इसमें हमारे लगभग 18% किसान आते हैं। इसके बाद में अर्ध मध्यम जोत जो कि 2 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक रहती है, इसमें हमारे लगभग 10% किसान आते हैं। इसके बाद में आती है मध्यम जोत जो कि 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक रहती है, इसमें हमारे 4.3% किसान आते हैं। इसके बाद आती है बड़ी जोत जो कि 10 हेक्टेयर से अधिक है, इसमें केवल 0.8% यानी केवल 1% भी इसमें हमारे जो किसान हैं वो नहीं आते। अगर इसकी तुलना हम अमेरिका से करें तो दोस्तों अमेरिका के जो जोते हैं यानी जो किसान हैं उनके पास लगभग 100 हेक्टेयर ज़मीन है। तो वहाँ पर जो मशीनीकरण है और जो वहाँ का जो उर्वरक है, कीटनाशक हैं, और वहाँ की जो मिट्टी की जो लैब हैं, टेक्नोलॉजी हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से हो पाती है। क्यों? क्योंकि और हमारे जो किसान हैं उन ज़्यादातर किसानों के पास ज़मीन कम है, जिसके कारण वो जो इनपुट है उस इनपुट में ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उत्पादन भी कम हो पाता है।
क्यों? क्योंकि हमारी जो बड़ी जोतें हैं वो तो 1% किसानों के पास भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में कृषि के अंदर। भूस्वामित्व प्रणालियों की बात करें तो दोस्तों बड़े बड़े जो जमींदार हैं उनके पास अधिकतम भूमियाँ हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा असमानता, यानी भारत में अगर असमानता की बात करें तो जो मनी है, मनी और भूमि, इन दोनों में से किस में ज़्यादा असमानता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा असमानता है भूमि के अंदर। यानी कि जो लगभग 70% जो भूमि है वो केवल 30% किसानों के पास है। यानी अभी भी जो हरित क्रांति वाले जो राज्य है वहाँ पर जो किसान हैं उन किसानों के पास ज़्यादा भूमियाँ हैं, बाकी किसानों के पास भूमियाँ कम है या फिर नहीं है। यानी कि ज़्यादातर के जो किसान हैं वो लैंडलेस। अब तकनीकी समस्याओं की बात करें तो दोस्तों तकनीकी समस्याओं में हमने चार चीज़ें देखी थी। एक है सिंचाई की कम सुविधाएं, दूसरी है कि पुरानी कृषि यंत्रों का उपयोग, तीसरा है उन्नत बीजों की कमी यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी वाले जो बीज हैं उनकी कमी, और जो साख सुविधाएं यानी क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कम है। सिंचाई सुविधाओं की बात करें तो दोस्तों यानी कि जो केनाल्स हैं, अगर केनाल्स की बात करें तो 23% जो मतलब जो सिंचाई है 23%, कुल सिंचाई की 23% सिंचाई केनाल के द्वारा यानी नहरों के द्वारा होती। इसके अलावा 46% जो खेती है वो ट्यूबवेल्स के थ्रू, जो कि ज़्यादातर जो नॉर्थ यानी कि उत्तरी जो स्टेट हैं, भारत के उत्तरी जो स्टेट हैं वहाँ पर की जाती है। टैंक्स के द्वारा बात करें तो 3%, और जो कुएँ हैं कुओं के द्वारा 16%। इसके अलावा जो अन्य सिंचाई सुविधाएं हैं वहाँ 11%। तो जो केनाल्स हैं उनके द्वारा 23%, ट्यूबवेल्स के द्वारा 46%, कुओं के द्वारा 16%, टैंक्स के द्वारा 3% और अदर सोर्सेज के द्वारा 11% की जाती है। पुरानी कृषि यंत्रों की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 95% जो खेती है उसका मशीनीकरण है, ब्राज़ील में 75%, चीन में 57%। जैसे अन्य देशों की तुलना में भारत में 40 से 45% ही है। यानी कि भारत में जो मशीनीकरण का स्तर है वो अभी तक केवल 40 से 45% तक ही है, जबकि अमेरिका में 95, ब्राज़ील में 75 और चीन में 57% भूमि पर मशीनीकरण है। तो ये कुछ तकनीकी समस्याएं थी। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। ठीक है दोस्तों, और हम जैसे एग्रीकल्चर ख़त्म कर देंगे उसके बाद में हम शुरू करेंगे पशुपालन, उसके बाद में भारत के मुख्य खनिज, उसके बाद में हमारा जो भारत का जो भूगोल है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में विश्व का भूगोल शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।